नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे आरबीआई की छमाही रिपोर्ट की, और जिसमें हम खास तौर पर देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर यह रिपोर्ट क्या इशारा कर रही है, क्या चिंताएं जता रही है और आगे का रास्ता क्या बता रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को अपनी छमाही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बैंकों का ग्रॉस एनपीए बढ़ने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एनपीए सितंबर 2021 तक बढ़कर 13.4% हो सकते हैं, जो कि एक साल पहले यानी सितंबर 2020 में 7.5% पर थे। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जोखिम कम करना बेहद जरूरी है और कोरोना वायरस महामारी के चलते अर्थव्यवस्था और बैंकिंग ने एक मुश्किल वक्त देखा है और अब इस सेक्टर को इससे आगे निकलकर काम करना है। और ऐसे में बैंकिंग सेक्टर की वित्तीय स्थिति को ठीक रखना और उनकी प्राथमिकता में है। उन्होंने बैंकों को पूंजी जुटाने और कारोबार के मॉडल में जरूरी बदलाव करने की भी सलाह दी। और इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे अपने 3 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ हैं अजय शंकर जी, फॉर्मर सेक्रेटरी डीआईपीपी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। आपका स्वागत है सर। रमेश सिंह जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देना बैंक। स्वागत है सर आपका भी। और के बद्रीनाथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी स्वागत है सर। शुरुआत में अजय सर आपसे करना चाहूँगा कि अगर इस रिपोर्ट को देखें और ख़ास तौर पर क्योंकि कोरोना की जब वैक्सीन अब हमारे पास उपलब्ध होती नज़र आ रही है, लेकिन इस पूरे के पूरे पिछले 1 साल के दरमियान किस तरीके से जो एनपीए का रोग था वो ज़्यादा बढ़ा, जिसकी आशंका पहले भी जताई गई थी। और इस रिपोर्ट में कुछ इसी तरह की आशंका है कि जब ये और नंबर सामने आएंगे तो ज़्यादा बड़ा इसका आकार नज़र आ सकता है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट से जो लोग अर्थव्यवस्था की समीक्षा करते रहे हैं उनको कोई अचरज नहीं होना चाहिए, कोई नई खास बात नहीं है इसमें। इसलिए क्योंकि इनकी पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्स्ट केस सिनारियो में बैंक के एनपीए 13% तक पहुंच सकते हैं, उसके आसपास। तो अभी भी वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर जा सकते हैं, वर्स्ट केस सिनारियो। अच्छा, अब जाहिर है कि जो कठिनाई रही है कोविड के समय में, वो कठिनाई का सामना हमने अच्छे से किया है। लेकिन जैसे इकोनॉमिक्स में लोग कहते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। तो जो 3 महीने हमारी अर्थव्यवस्था करीब 24% घटी है, तो उसका भुगतान कभी न कभी तो किसी ढंग से हमें करना पड़ेगा। तो आगे चलते समय हमें इस बात पर ध्यान रखना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर ध्यान रख देंगे कि वर्स्ट केस सिनारियो जो है वो न सामने आए। अब अभी तक जो अच्छे कदम उठाए गए थे वो ये था कि बैंक्रप्सी कोड को अबेयंस में रखा गया है। तो कोई इस पीरियड में कोई भी बैंक किसी लेंडर को बैंक्रप्सी के रास्ते ले नहीं जा सकता था, क्योंकि कानून बदला गया था। और जो लोन्स थे उनके भुगतान में भी राहत दी गई थी। तो एक कामत कमेटी के रिकमेंडेशंस पर आरबीआई ने ये भी एक सहूलियत दी है बैंकों को कि एक वन टाइम आप रिस्ट्रक्चरिंग कर लें। लेकिन आगे चल के एक बात का हमें ये ध्यान रखना है कि जब अर्थव्यवस्था पूर्णतः मार्च 19 की स्थिति में आ जाए, मार्च 20 की सॉरी, और उस स्थिति में कम से कम 2 क्वार्टर रह ले, तभी कोई बैंकर सही ढंग से निर्णय लेने की स्थिति में है कि भाई ये जो मेरा बोरोवर है, ये हमारा जो उस पर आउटस्टैंडिंग लोन है उसको कितना किस ढंग से लौटा सकेगा। क्योंकि आज ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल है। अगर होटल नहीं चल रहे हैं या रेस्टोरेंट होटल नहीं चल रहे हैं, तो जिन जिन सेक्टर्स में पूरी तरह से सामान्य स्थिति मार्च 20 तक की आ जाती है और उसके 2 क्वार्टर होते हैं, उसके बाद माइक्रो लेवल पर कोई बैंक निर्णय ले सकता है कि भाई ये जो हमारा ग्राहक है ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बैंकरप्ट हो जाएगा या कुछ राहत देके ये सरवाइव कर पाएगा। राइट सर। तो इसलिए हो सकता है कि जब सेक्टर बाय सेक्टर सामान्य स्थिति आए तो आरबीआई और बैंकों को निर्णय लेना हो कि शायद कुछ सेक्टर्स में एक सेकेंड रिस्ट्रक्चरिंग हम परमिट करें। अब
हमारा इतिहास देखें तो आईबीसी के आने के पहले तो हर बैंक सामान्य ढंग से रिस्ट्रक्चरिंग करता रहता था, अगर उसको लगता था कि ये मेरा ग्राहक सरवाइव कर जाएगा, कुछ राइट ऑफ लेके जीवित रहेगा। तो एक तो इस दिशा में हमें सोचना है, और दूसरा ये है कि हम जब सामान्य स्थिति आती है तो सरकार क्या कर सकती है और किस तरह के पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग कर सकती है कि बाजार में मांग और तेजी से बढ़े। क्योंकि निजी क्षेत्र से जो मांग है वो तो सामान्य स्थिति आने पर अपने आप आ रही है, जी। लेकिन जब हम मार्च 20 की स्थिति में थे तो जरा सा मंदी थी अर्थव्यवस्था में। तो सरकार क्या कर सकती है कि एक मांग जो है सरकार की वजह से बाजार में तेजी से बढ़े, और अगर तेजी से बढ़े तो बहुत सी जो फर्म्स हैं, इकाइयां हैं जो कि सामान्य स्थिति में बैंकरप्ट हो जाती, वो अब शायद बैंकरप्ट ना हो। राइट सर। तो इस तरह से हमें सोचने की जरूरत है। और मैं फिर कहूंगा कि इसमें कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, लेकिन अच्छा है कि आरबीआई ने हमें सतर्क किया है कि ये नहीं मान लेना चाहिए कि अब सब कुछ सामान्य होने वाला है और बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है अर्थव्यवस्था पर और उसके रमेश जी, जैसे कि अजय सर ने कहा कि नंबर्स जो हैं उनको देखकर अचरज नहीं करना चाहिए, और ये बिल्कुल क्या इसके पीछे कोरोना में आईबीसी को होल्ड करना और जो मॉनिटोरियम एक प्रोसेस था उसको और आगे बढ़ाई गई, तारीखों को, डेडलाइन को बढ़ाया गया, उसके चलते ये क्यूमुलेट होकर अब हमारे सामने नज़र आते हुए आएंगे। अब जबकि सितंबर तक का जो अनुमान नज़र आ रहा है कि जो शायद 13.5% तक। और दूसरा लेकिन सवाल इसका जुड़ा हुआ है कि सर कि क्या आईबीसी और जो उस तरह के बड़े रिफॉर्म्स किए गए बैंकिंग सेक्टर में, उसकी कार्यशैली को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर, उसके चलते ये नंबर्स का आना स्वाभाविक है, या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो कि इसको ऐड ऑन करती हैं, उसमें जुड़ती हैं, जिसके चलते ये नंबर्स लगातार अपसाइड में नज़र आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि नॉर्मली बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ होती है और उसके साथ में जो एनपीए बढ़ते हैं, उसमें अगर सामंजस्य हो तो ये रेशियो कहीं पे एडजस्ट हो जाता है। अब अगर बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ सिर्फ 4% या 5% वार्षिक हो रही है पैंडेमिक के लगने के बाद में, जो कि नॉर्मली डबल डिजिट में हुआ करती है 11%, 12%, तो ये एक स्वाभाविक है कि एक तरफ जहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ एकदम स्लो हो चुकी है और ये पैंडेमिक के चलते, कोरोना के चलते जो सेक्टर्स बैठ गए, खास करके इसमें चिंता का विषय जो था एमएसएमई सेक्टर में, जहाँ पे काफी दिक्कतें हैं। एमएसएमई सेक्टर जो एक एम्प्लॉयमेंट काफी देश के ऑलमोस्ट बहुत से 15-16 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, वो भी अगर बैठा हुआ है। इसके साथ साथ में जो नए इन्वेस्टमेंट्स आने थे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार की तरफ से, जहाँ पे वो सरकार कदम ले रही है, तो निश्चित रूप से अगर क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रही है और हम लोग को मोरेटोरियम जो दिया था, मोरेटोरियम जैसे ही खुलेगा, बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के बंधन है कि कोई भी अकाउंट के अंदर अगर 90 दिन से अगर उसके इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू जाते हैं, इंटरेस्ट ओवर ड्यू हो जाते हैं, तो उस अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर करना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उन सारे मैटर्स को ध्यान में रखते हुए जो एक सीन जो प्रोजेक्ट किया हुआ है कि 13.5% नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, और अदरवाइज ये 14% से 15% भी हो सकते हैं, स्ट्रेस जो एक सीरियस ढंग से देखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चिंता अपनी जगह पे सही है। मैं इसे इसलिए भी सही मानता हूँ क्योंकि 2006-7 के पीरियड में जिस समय इकोनॉमी के अंदर बूम थे, उस समय अमेरिकन यूएस फेडरल के जो चेयरमैन थे एलन ग्रीनस्पान, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, इरेशनल एक्जुबरेंस। इरेशनल एक्जुबरेंस उस समय के फाइनेंशियल मार्केट को एक तरफ से बढ़ते हुए, वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव है, स्लोनेस आ चुका है, लेकिन हमारा सेंसेक्स, हमारा बीएसई सेंसेक्स, निफ्टी सेंसेक्स 50,000 के आसपास पहुंच रहा है, निफ्टी 15,000 के आसपास पहुंच रहा है। ये चिंता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को साजिक सता रही है कि एक तरफ इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, लेकिन सेंसेक्स और स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है। इसीलिए उन्होंने लिखा भी है कि जो असेट्स से उनके जो प्राइजेस है बहुत बढ़ चुके हैं, ये चिंता का विषय है। और बैंकों के लिए खास करके एनपीए बढ़ना चिंता का विषय साजिक है, क्योंकि ये इकोनॉमी जब खुलेगी
मार्च 21 के बाद में सरकार के कदम आते जा रहे हैं, बजट में कोई अच्छे अनाउंसमेंट आ जाएंगे, तब भी ये अकाउंट एनपीए बढ़ने की चिंता साहसिक है। ओके, जिस तरीके से बद्रीनाथ सर, एनपीए, कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं जो वित्तीय जानकार हैं कि एनपीए के नंबर्स पहले भी इससे ज़्यादा कहीं होते थे और उनमें कुछ गिरावट है या कमोबेश उसी के इर्द गिर्द हैं, कुछ ऊपर या नीचे, लेकिन जिस सिस्टम को हमने पिछले कुछ वर्षों में अडॉप्ट किया है उसने उन एनपीए को सही टाइम पर हमारे सामने रखने का काम किया है। इसीलिए इसे घबराने की नहीं बल्कि खुश होने की बात है कि सही वक्त पर हम पहचान कर पा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर पहचान कर पा रहा है एनपीएस के बारे में और उसको प्रोसेस के थ्रू, उसको सहूलियत के थ्रू बाहर लाने की कोशिशें सही वक्त पर शुरू होती हैं, जो कि बैंकों की सेहत के लिए भी ठीक है और जो लेंडर्स हैं या फिर जो वहाँ पर ऋण लेने वाली कंपनियां हैं उनके लिए भी ठीक है। कितना एग्री करते हैं आप? जी, अब अभी तो जो 7.6% था और अभी होने वाला है संभावना में कि भाई इट कैन गो अप टू ऑलमोस्ट 14%। बट मुझे लग रहा है कि आप 1996-97 की फिगर्स देखेंगे, is almost 15.7% were the gross non-performing assets with the banks. Okay. के मतलब ये है कि भाई उन दिनों में जो जितना बैंकों में सुधार ले आना था, सिस्टम्स में क्लीन अप होना था, उन समय में हुआ नहीं था। आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और उन दिनों की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बहुत क्वालिटेटिव डिफरेंस है। उन दिनों में स्वीट हार्ट डील्स होते थे, किसी मंत्री जंत्री किसने फोन किया उसके बाद आपको लोन मिल गया, आप उद्योगपति है तो। अब इररेस्पेक्टिव ऑफ योर फाइनेंशियल पैरामीटर्स वेदर यू आर मीटिंग और नॉट। तो लेकिन जब से हम लोग सुधार शुरू किया था पिछले 6-8 साल में, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ जो फोकस्ड लैंडिंग जो हो रहा है और वहाँ जो रियलिस्टिक फिगर्स बाहर निकल रहा है, उसकी वजह से हमको लग रहा है कि आपका जो क्वालिटी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट और उन दिनों का बहुत अंतर है, ऐसे एक लग रहा है। दूसरी बात लेकिन एक चिंता की ये बात है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स या दोज बैंक्स विच आर लिस्टेड, बहुत सारा डेटा पब्लिक डोमेन में है, लेकिन फॉर एग्जांपल फॉरेन बैंक्स का नंबर्स अभी भी क्लियर नहीं है। वो लोग जो बोल रहे हैं कि 2.5% मेरा एनपीएस है, वो कितना सही है कितना गलत है ये हम इमीडिएटली बता नहीं सकते हैं। उसके ऊपर मेरे ख्याल से रिजर्व बैंक का क्लियर फोकस होना चाहिए कि दो नंबर्स जो दे रहे हैं बैंक्स वो सही है या नहीं है, कोई वहां छुपा छुपी नहीं हो रहा है, क्या इसमें कितना ट्रांसपेरेंसी है, इस इश्यू के ऊपर मुझे लग रहा है कि फोकस होना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि गोइंग फॉरवर्ड जैसे ही कोविड-19 का जो अब उसके बाद इकोनॉमी खुलने की स्थिति में बढ़ रहा है, जैसे आपका कार्स का सेल्स बढ़ रहा है, मोटरसाइकिल का सेल्स बढ़ रहा है, मतलब यह है कि बैंक्स आर अगेन गिविंग दी लोन्स। बट जब लोन्स दे रहे हैं और बैंक्स फिर बिजनेस में आ रहा है और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इकोनॉमी एक तरफ से स्लोली इज कमिंग बैक टू नॉर्मल से। बट यहाँ ये होगा कि भाई आपका कैपिटल कितना, आप फिर रिकैपिटलाइजेशन की क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बजट आपके कुछ ही दिनों में आपका बजट पेश होने वाला है फरवरी 1 को। तो तब बैंक्स के लिए क्या क्या वित्त मंत्री महोदया कर सकती है, इसके ऊपर भी मुझे लग रहा है कि फोकस रहेगा। बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पर बदिश आना चाह रहा था। और अजय सर, क्योंकि जब हम आरबीआई की इस रिपोर्ट को देखते हैं और कोविड के दरमियान इस तरीके के नंबर्स का बढ़ना वाकई ये चौंकाता नहीं, जैसे कि आपने कहा भी कि ये स्वाभाविक है और पहले से इस तरह की आशंका थी। लेकिन इन नंबर्स को अगर हम देखें और बैंकिंग सेक्टर की आर्थिक जो सेहत है उसके नज़रिए से बजट में
किस तरीके का प्रेशर आपको लगता है सरकार पर हो सकता है बजट के दरमियान, या फिर किस तरीके के विकल्प या क्या फोकस सरकार का रहने वाला है, रहना चाहिए? बैंकिंग क्षेत्र का जो स्वास्थ्य है वो अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर निर्भर है। तो बजट में सबसे पहली जो आवश्यकता है और प्राथमिकता है वो होनी चाहिए, वो ये है कि सरकार के क्या क्या कदम हों जिससे कि अर्थव्यवस्था में मांग तेजी से बढ़े। क्योंकि जैसे कहा गया कि पहले डबल डिजिट में क्रेडिट ग्रोथ होता था, अब वो सिंगल डिजिट में क्या 5-6% है। तो कैसे हम क्रेडिट ग्रोथ 10-12% पर ले आए, और उसके लिए सरकार जब तक एग्रीगेट मांग बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाएगी तो निजी क्षेत्र की मांग से ये जल्दी नहीं होने वाला है। तो ये एक पहला सिद्धांत है। दूसरा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो है। फिर अगर बैंकों के स्वास्थ्य के लिए हम देखें तो 3 चीजों की विचार में आवश्यकता पड़ी है, 3 उपायों पर विचार हो सकता है। एक तो यह है कि सेक्टर बाय सेक्टर बैंक अपने विवेक से सही निर्णय लेने की स्थिति में होंगे कि ये इकाई बच सकती है कि नहीं बच सकती है, जब वो इकाई के लिए बाजार की परिस्थिति कम से कम 2 क्वार्टर के लिए सामान्य हो। तो इसलिए बैंक के डेट की रीस्ट्रक्चरिंग की जो अभी है गाइडलाइंस, उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है आगे चल के, क्योंकि अभी तो आईबीसी कोर्ट की वजह से बड़ी सख्त गाइडलाइंस है और आरबीआई ने एक वन टाइम एक्सेप्शन दिया है और कामत कमेटी की रिपोर्ट बाहर है। लेकिन मेरा मानना है कि जब किसी भी सेक्टर में 2 क्वार्टर की स्थिति सामान्य हो तब एक और रिस्ट्रक्चरिंग पर विचार करने की आवश्यकता है और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा यह है कि अगर रिस्ट्रक्चरिंग और हेयरकट जिसको कहते हैं बैंकर्स या जैसे पहले होता था उससे इकाई बच सके तो इकाई को बचाना चाहिए, और बैंकों को जो घाटा है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और बैंकों को अगर और कैपिटल चाहिए तो सरकार को बहुत उदारता से वो कैपिटल देना चाहिए, क्योंकि बैंकों को इस स्थिति में होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि मतलब इरेशनल एक्सूबरेंस ना हो, बट एक्सूबरेंस तो जरूर हो जिसमें कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। एक और सुझाव जो मेरा है, जो मैं कुछ दिनों से कर रहा हूं, कि सरकार को कुछ इक्विटी फंड्स को क्रिएट करने की जरूरत है। तो अगर कोई कंपनी आईबीसी के कोर्ट में बैंक्रप्सी पे चली गई है, लेकिन क्योंकि बाकी हमारा निजी क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उसको फेयर वैल्यू पे खरीदार न मिले आसानी से, तो अगर इक्विटी फंड सरकार बनाए एलआईसी के थ्रू से, इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू, तो ये इक्विटी फंड इस कंपनी को जल्दी से लेके नए मैनेजमेंट को लेके चला सकती है। जैसे अभी यस बैंक कठिनाई में था तो क्या हुआ, एक नया मैनेजमेंट लाया गया, नई इक्विटी लाई गई। तो जो कंपनी नहीं ठीक हो सकती है उस अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है कि वो जल्दी से जल्दी फिर काम करने लगे। तो वो तभी होगा जब बैंक्रप्सी के रास्ते से खरीदार तुरंत मिल जाए। ये नहीं कि हम साल भर इंतजार करें जैसे जेट एयरवेज के साथ हो रहा है कि कोई ग्राहक हमें मिले। और राष्ट्र हित में ये भी नहीं ठीक है कि सब कंपनियां विदेशी इक्विटी फंड्स खरीद रही, जो आज हो रहा है। बिल्कुल। फिर एक और विकल्प है जो कि जर्मनी ने किया है, इक्विटी फंड उन्होंने बनाया कि जो अच्छी बड़ी मजबूत कंपनियां हैं और वो दिक्कत में है तो उनको सरकारी फंड ने इक्विटी लगा, तो उस इक्विटी से बाजार को विश्वास हो जाता है कि ये कंपनी बचाई जाएगी, और बैंकों को विश्वास हो जाता है कि भाई इसको और हम ऋण दे दें। तो जैसे एक्सट्रीम एग्जांपल मैं 2008 के क्राइसिस का दूं, अमेरिका में जनरल मोटर्स उनकी सबसे बड़ी कार कंपनी है, उस जमाने में शायद दुनिया की भी सबसे बड़ी कार कंपनी थी, वो बैंकरप्ट हो गई। तो उसका एक अस्थायी रूप से राष्ट्रीयकरण किया गया, सरकारी निवेश किया गया उसकी इक्विटी में। जब कंपनी स्वस्थ हो गई तो सरकार ने अपनी इक्विटी निकाल ली सरकारी फंड में। तो इस रास्ते पे अब हमें भी सोचने की जरूरत है। जर्मनी का जो पहला स्टिमुलस पैकेज था उसमें काफी पैसा था कि उनकी जो बड़ी कंपनियां हैं लुफ्थांसा एटसेट्रा, उनको वो इक्विटी देने की स्थिति में हो जिसमें जो आपने बात कही बहुत इंपॉर्टेंट है, और बद्रीनाथ सर उसको न खरीद सके। जी, बद्रीनाथ सर, जो अजय सर कह रहे हैं कि किस तरीके से मॉडल जो हैं उसको अपनाने की ज़रूरत है, और ख़ासतौर पर जब बजट अब 1 फरवरी को जब आएगा, सरकार के सामने इस रिपोर्ट के ज़रिए अगर बैंकिंग सेक्टर को हम ज़्यादा और मजबूत करने की तरफ बढ़ें, हालांकि कामत कमेटी की सिफारिशें हमारे सामने हैं, सरकार उस पर आगे बढ़ रही है, इसके अलावा
जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं और ख़ासतौर पर जो फोकस है स्ट्रेस मैं कहूँ गवर्नर साहब का, उन्होंने दो बातें कही। एक तो मॉडल उन्होंने कहा है कि ठीक किया जाए, और दूसरा लिक्विडिटी को लेकर उन्होंने कहा कि बैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके मायने क्या हैं बजट से पहले? देखिए, एक मॉडल जो अभी अजय जी बता रहे थे ये इक्विटी मॉडल है, लेकिन दूसरा मॉडल ये भारत ने जो अपनाया है ये है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाए हैं। बहुत सारे बैंक्स ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाया है, और मान लीजिए कि स्ट्रेस्ड एसेट्स है उसको टेक ओवर करने की और उसको रिवाइवल की या इनका वैल्यूएशन करने की, उसको बेचने की, बिजनेसेस के रूप में या एसेट्स के रूप में बेचने की बात कर रहे हैं। एक नहीं है, लगभग 12 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इस देश में काम कर रहे हैं। हालांकि जर्मनी का मॉडल जो है स्टेट ओन्ड मॉडल है, यहाँ जो है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टर्स मिलके एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाए हैं। सो देयर आर टू डिफरेंट मॉडल्स, बट अब इस कोविड-19 को लेते हुए आप मान लीजिए कि अब बजट में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचे कि जैसे ही आपका मॉरेटोरियम खत्म हो जाएगा, जैसे अक्टूबर 3 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि रिक्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स आप अभी मत कीजिए, जैसे ही रिक्लासिफिकेशन करना शुरू करेंगे, आपका जैसे अनुमान किया है रिजर्व बैंक की स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा बिजनेसेस आर इन अंडर सिवियर स्ट्रेस। दूसरी बात है कि जैसे आपका एनपीएस बढ़ेगा, चिंता तो जरूर जताया जाता है कि भाई बैंक पब्लिक का डिपॉजिट्स का क्या होगा और बैंक्स का बिजनेसेस कितना सस्टेनेबल है। इन दोनों इश्यूज को डिमांड के साथ लिंक करते हुए एड्रेस करना पड़ेगा, ऐसे लग रहा है। डिमांड जो पुशअप करने की बात जो हो रहा है इकोनॉमी में, तो वो तो पूरा ये लार्जर क्वेश्चन है, लेकिन स्पेसिफिक तो बैंकिंग सेक्टर आप आएंगे, एक तो रिकैपिटलाइजेशन में बहुत ज्यादा फंड्स डालना ही पड़ेगा सरकार, बजट फंड्स, लेकिन उनका रिसोर्सेस क्रंच बहुत ज्यादा होगा इस बारी। और ये भी बताया जा रहा है कि भाई कोविड सेस लग सकता है, और मान लीजिए कि हाई इनकम ग्रुप्स के ऊपर कोविड सेस लगेगा, उससे थोड़ा बहुत पैसे जुट सकते हैं। रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन बहुत दिक्कत होने वाली बात है। मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रेस बैंकिंग सेक्टर में है एक साल में खत्म नहीं हो सकता है, उनको 3 ईयर फेज्ड प्लान बनाना पड़ेगा, तब भी बैंकिंग सेक्टर को पुराना रिवाइवल के पाथ में ले आ सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। उस 3 फेजेस में आपका रिकैपिटलाइजेशन प्लान अनाउंस करना पड़ेगा, मुझे ऐसे मेरा पर्सनल व्यू है। रमेश जी, आपके नज़रिए से, क्योंकि जो सेहत है और जब हम जैसे कि कहा कि अगले कुछ क्वार्टर्स में नंबर्स बढ़ेंगे और जो सही तस्वीर है, क्योंकि मोरेटोरियम और जो वन टाइम एक सेटलमेंट की बात कही गई थी, उससे हम आगे जब निकलेंगे तो एक तस्वीर हमारे सामने ज़्यादा क्लैरिटी के साथ और आ पाएगी। लेकिन सेहत को सुधारने के लिए अगर लॉन्ग टर्म में एनपीए के इस रो को देखें, जो अब तक हमने कदम उठाए हैं रिफॉर्म्स के थ्रू, नए लॉ के थ्रू, वो कितने प्रभावी दिख रहे हैं, और कॉमर्स कमेटी की सिफारिशों के बाद अगर उसे हम अमल में लाते हैं तो कितनी ज़्यादा इसकी संभावना दिखती है? देखिए, जहाँ तक जो रिफॉर्म आया था आईबीसी इंसॉल्वेंसी के लिए, एक काफ़ी सही रहा बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, खास करके क्योंकि इसके पहले हम अपने रिकवरी के लिए डीआरटी में जाते थे, और जहाँ पे 10-10 साल, कई बार तो 15-15 साल तक हम लोग इस डिक्री के लिए लड़ते रहते थे। डिक्री मिलने के बाद भी उसको एग्जीक्यूट करना वो भी मुश्किल होता था, और तब तक एसेट की वैल्यू 0 हो जाती थी। आज कम से कम ये जो 270 दिन का एक आईबीसी में एनसीएलटी के अंदर केसेस में मैक्सिमम समय दिया गया है, और खास करके इस डर से कि जैसे ही केस को एनसीएलटी में डाली जाती है तो कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं, डायरेक्टर्स 0 हो जाते हैं, और नया जो अपॉइंट किया जाता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो उस कंपनी को चलाने के लिए और उसके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। तो एक डर जो प्रमोटर जिसने अपनी स्किन उस कंपनी में डाली है वो डरता है, और कंपनी में अपनी स्किन को चलाने के लिए डेफिनेटली कुछ हाथ पैर मारकर कंपनी को एनसीएलटी से बाहर निकाल के अपनी कंपनी चलाने की कोशिश करता है। लेकिन बाकी ये बहुत ही सही है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े अकाउंट जैसे एसआर स्टील है, वीडियोकॉन है,
भूषण पावर एंड स्टील है, काफी बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर काफी सोल्यूशन भी आ गए और होते जा रहे हैं। और अभी भी इस समय DHFL जैसा बड़ा अकाउंट भी चल रहा है कि जो शायद निकल जावे इसमें, और नया मैनेजमेंट आके उसको चला सके। तो ये IBC का एक काफी अच्छा स्टेप रहा। सिमिलरली कामत कमेटी की रिपोर्ट के चलते जो बैंकों को, लेकिन मैं फिर भी एक सुझाव मेरी तरफ से देना चाहूंगा, जो दिक्कत का शायद कहीं पे दिखाई देती वो है MSME सेक्टर के लिए। सरकार के कदम काफी है, सरकार के नियम काफी कड़े हैं कि 90 दिन से ऊपर उनके ओवरड्यू रखने नहीं चाहिए, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो। वो अपने बैलेंस शीट में इसको डिस्क्लोज करे कि इनके जो NPA है, ओवरड्यू हमने नहीं रखे, उनके उनके जो ड्यूज है हमने पेमेंट कर दिए। वैसा रियल ग्राउंड पे हो नहीं पा रहा है। MSE सेक्टर को बेचारों को काफी दबा कर रखा जाता है, कॉर्पोरेट की तरफ से भी और सरकारी कंपनी की तरफ से, सरकार के डिपार्टमेंट की तरफ से भी, क्योंकि वो बेचारे उनके मर्जी पे रहते कि अगर मैंने अपने पैसे डिमांड किए तो हो सकता है मुझे हटा के दूसरे किसी को ऑर्डर दिया जाएगा। इसमें कुछ सरकार जरूर ध्यान दे कि MSME सेक्टर को उनके जो टाइमली रिपेमेंट होते हैं तो उनके NPA नहीं हो गए, उनके ग्रोथ में काफी सहूलियत हो जाएगी सरकार की तरफ से भी, MSME सेक्टर के लोग बैंकों के NPA भी नहीं बढ़ेंगे। कई सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि MSME सेक्टर का जो हिस्सा है NPA में वो बहुत छोटा हिस्सा है और इसीलिए उतनी बड़ी चिंता नहीं, जबकि GDP में जो उनका इस वक्त ग्रोथ दिख रहा है शेयरिंग का, वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है पोटेंशियल के नज़रिए से। मानता हूं कि उनका सेक्टर ओवरऑल ग्रॉस बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी कम दिखता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए यही सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए दे रहा है। अगर एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी तो नेचुरली बाकी सब सेक्टर अपने आप ही जो उनके NPA कम होने, वो भी रिटेल सेक्टर के, क्योंकि इनमें जो काम करने वाले जो लोग है, वर्कर्स है, लेबर्स है, जो भी है, वे सारे बैंकों से रिटेल लोन्स लिए होते हैं। अगर रिटेल लोन्स NPA होगा तो नेचुरली इसकी इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे पड़ता है। तो मेरा और ये सचमुच में बहुत ही दिक्कत है MSME सेक्टर के लिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि RBI की जो छमाही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है और ख़ासतौर पर बैंकिंग सेक्टर को लेकर इसमें क्या चिंता जताई गई है और आगे का रास्ता क्या बताया गया। और साथ ही साथ जो RBI के गवर्नर हैं उन्होंने साफ कहा है कि बैंकिंग एक वो सेक्टर जिसने हमें कोरोना महामारी के बीच में इसने परफॉर्म किया है और इसीलिए इसको हमें इस संकट से बाहर निकालने के लिए पूरी मदद करनी होगी। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।